सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कोलकाता से पेशावर तक। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि इनकी यात्रा कैसी रही जब ये कोलकाता से पेशावर जा रहे थे। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। और ये बच्चों, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का एक बंगाली परिवार से हुआ था। ठीक है, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बड़े नेता भी थे। चले आइए इनके बारे में, उस यात्रा के बारे में जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 5 कोलकाता से पेशावर। प्रस्तुत पाठ में सुभाष चंद्र बोस के कोलकाता से पेशावर तक के सफर का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उन्होंने किस प्रकार कोलकाता से पेशावर तक की यात्रा की, इसका बेहद सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं उनकी यात्रा के बारे में। मास्को जाने का मेरा विचार बहुत दिनों से था, किंतु इसका प्रबंध कई महीनों के पश्चात हुआ। मतलब जाने का विचार था पर बहुत टाइम बाद हुआ। जिस पार्टी ने व्यवस्था करने का वचन दिया था, वह मुझे आज से 2 महीने पूर्व ही कोलकाता से बाहर करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों मेरा वहां से निकलना कठिन था। प्रथम तो कोलकाता कॉर्पोरेशन में एक ऐसा काम था जो मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कोलकाता में एक ऐसा कार्य था, एक ऐसा काम था जो मैं नहीं चाहता तो वो पूर्ण नहीं होता। दूसरा, उस समय दाढ़ी अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि सरलता से वेश बदलकर मतलब बदला जा सके। दाढ़ी उनकी ऐसी नहीं बढ़ी हुई थी कि मैं वेश बदल लूं। इसलिए उस समय मैंने अस्वीकार कर दिया, किंतु अब अनुभव करता हूं कि यदि तब जाने के लिए उद्यत हो जाता, तैयार हो जाता, तो कष्ट न उठाना पड़ता। कि अगर मुझे उस समय मैं तैयार हो जाता, उनकी बात मान लेता, तो आज मुझे ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जो मनुष्य उस समय मेरे साथ जाने वाला था, उसके संबंध कई यात्रियों से थे। जब मैं उसके साथ जाने के लिए उद्यत न हुआ, तो वह एकांकी यानी कि अकेला ही चला गया और आजकल मास्को में है। मतलब जब वो मुझसे कह रहा था तब तो मैं गया नहीं, क्योंकि वेश बदलकर मैं जा नहीं सकता था, दाढ़ी इतनी नहीं थी, है ना। और अब वो मास्को में है, वो चला गया मेरे बिना। कॉर्पोरेशन की भूमि का कुछ झगड़ा था। कॉर्पोरेशन की भूमि का कुछ झगड़ा था, उसे तय करके मैंने मकान से निकलना बंद कर दिया और यह घोषणा कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। मतलब ये घोषणा कर दी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने मुझे कुछ दिनों के लिए विश्राम करने को कहा है। यानी कि डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि बाहर नहीं जाना है, आराम करो घर में। अतः कोई भी मुझसे मिलने का प्रयत्न न करे और किसी को कोई बहुत ही आवश्यक काम हो तो वह टेलीफोन से बात कर ले। मतलब मेरे से कोई मिलने नहीं आएगा, अगर कोई काम है बहुत ज़रूरी तो वो फ़ोन करके मुझे बता दे। कोलकाता से भाग निकलने के 8 दिन पूर्व मैंने अपने संबंधियों को भी कमरे में आने से रोक दिया था। जो संगी संबंधी थी उनको भी आने की परमिशन नहीं थी। जो नौकर भोजन लेकर आता था उसे भी आज्ञा थी कि भोजन बाहर के कमरे की मेज पर रख जाए। मतलब उसको भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी। वो भी क्या करता था, बाहर मेज पर रख के चला जाता था। उसे भीतर के कमरे में आने की स्वीकृति नहीं थी, परमिशन नहीं थी उसे। तो बेटा उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी थी कमरे में आने की, कि सब बाहर ही रहेंगे, खाना रखने आएंगे तभी वो बाहर की मेज पर रखे जाएंगे। उन्हीं दिनों मैंने उन लोगों को सूचना दी जिन्हें मेरे जाने का सारा प्रबंध करना था, कि जाएंगे और हम सारा प्रबंध करेंगे। तारीख इत्यादि का सब निर्णय हो गया कि किस तारीख में जाना है। और दाढ़ी रखने के 40 दिन में रात को कोलकाता से 40 मील के अंतर पर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और पेशावर तक एक दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। आप देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये कौन है। उस रात की यात्रा सकुशल बीती। दूसरे दिन उस डिब्बे में एक फौजी सिख आया और चूंकि हम 2 ही वहां थे,
अतः आपस में बातचीत करना आवश्यक हो गया। तो इसमें बता रहे हैं कि एक सिख फौजी आया, फौजी सिख आया मतलब, और वहां पे हम दोनों ही थे। आप देख रहे हो दोनों को पहचानना ही मुश्किल है, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, ठीक है, ये थे यानी कि, और सिख आए। अब वो दो थे तो बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में फौजी सरदार ने मेरे घर के संबंध में पूछा और यात्रा के उद्देश्य के संबंध में भी प्रश्न किया। भाई जब आप किसी से मिलते हो तो कैसे बात करते हो, भाई कहाँ से आए हो, कौन कौन है घर में, है ना, ऐसे उन्होंने बात करी। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम जियाउद्दीन है, लखनऊ का निवासी हूं, मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन दे दी, है ना, क्योंकि उन्होंने ये देखो एक कैसा वेशभूषा धारण कर रखी थी। तथा बीमा कंपनी का ऑर्गेनाइजर हूं, दौरे के लिए रावलपिंडी जा रहा हूं। दिन की यात्रा उसके लिए ही समाप्त हुई, दिन की यात्रा उसके साथ ही समाप्त हुई। मार्ग में जब कोई बड़ा स्टेशन आता तो पढ़ने का बहाना करके मैं अखबार मुंह के सामने रख लेता ताकि कोई पहचान न ले, ठीक है। जब कोई स्टेशन आता था तो पढ़ने का उन्हें बहाना मिल जाता था, तो वो कोई पहचान न ले तो उनके मुंह के सामने ऐसे रख लेते थे अखबार। उस दिन मैंने तंग पजामा, पंप शू, शेरवानी और तुर्की टोपी पहन रखी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। उस वेशभूषा में मैं और बड़ी दाढ़ी के कारण उस समय किसी का मुझे पहचानना कठिन था, मतलब मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। ऐसा ज्ञात होता था कि उत्तर प्रदेश के किसी स्थान का मौलवी हूं, मौलवी का रूप धारण कर रखा था। मार्ग में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो सुनने के योग्य हो। 17 जनवरी की रात को मैं पेशावर पहुंचा और स्टेशन पर मोटर आई हुई थी, उस पर सवार होकर हम नियत स्थान पर जा पहुंचे। जब वो 17 फरवरी को पेशावर पहुंच गए तो उनकी गाड़ी आई हुई थी, उसमें वो नियत स्थान पर जहाँ पे उनको जाना था वहां पर वो पहुंच गए। पेशावर में मुझे 2 दिन ठहरना पड़ा क्योंकि मेरे मित्रों को काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। किसका? काबुल की यात्रा का। पेशावर में मेरे होने की किसी को कानो कान खबर न लगी। जब वो पेशावर में थे तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि वो है कहाँ। 19 जनवरी को प्रातःकाल मुझे पठानी कपड़े दिए गए। 19 जनवरी को प्रातःकाल यानी कि सुबह। उस वेश में मैं रहमत खां और एक मित्र के साथ मोटर में बैठकर पेशावर से चल दिया। हम तीनों के अतिरिक्त मोटर चलाने वाला एक ड्राइवर भी था, मतलब 3 जने थे और एक ड्राइवर था। नगर से निकलकर हम उस सड़क पर हो लिए जो जमक को जाती थी, जो जमकत को जाती थी। जमकत के दुर्ग से थोड़ी दूर इधर एक सड़क दूसरी ओर जाती थी, उसी पर हम चल दिए। दूसरी ओर जो सड़क जाती थी वहां की ओर वो निकल गए, मतलब कि चल पड़े। आखिर हम गढ़ी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां हमने रात व्यतीत की, मतलब कि उन्होंने वहां पे रात बिताई। प्रातः काल में रहमत खां और 2 और पठानों के साथ, जिन्होंने सुरक्षा के लिए बंदूक ले रखी थी, मतलब कि ली हुई थी उन्होंने बंदूक, सुरक्षा लेकर गए थे, गार्ड जैसे जिसे बोलते हैं, काबुल को पैदल चल पड़ा। पेशावर से जो मित्र साथ आए थे वे लौट गए। पेशावर से जो उनके मित्र आए थे वो चले गए। मुझे मित्र ने पहले ही समझा दिया था, उनके मित्र ने पहले ही समझा दिया था कि मैं अपने आप को गूंगा बहरा बना लूं और पागल के समान क्रियाएं करूं, मतलब ना सुनो ना कुछ, पागल पागल बन जाओ बिल्कुल। मार्ग में जब कभी किसी ने बातचीत करने का प्रयत्न किया तो रहमत खान ने मुझे गूंगा और बहरा बताकर मौन कर दिया कि ये इनको कुछ सुनाई नहीं देता, ये बोल भी नहीं सकते, तो तुम चुप हो जाओ। जब कोई उनसे बात करने का प्रयत्न करता सुभाष चंद्र बोस जी से, तो क्या हुआ था, उनके साथ जो जा रहे थे रहमत खान ने उनको ने बोल दिया था कि ये गूंगे और बहरे हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, मौन करवा दिया था कि तुम्हें चुप रहना है। आखिर संध्या के समय, संध्या मतलब शाम के समय, हम भारतवासी यानी कि आखिर संध्या के समय हम भारतवर्ष की सीमा पार कर स्वतंत्र कबीलों के एक छोटे से गांव में जा पहुंचे।
यहाँ एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जिसे अड्डा शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अड्डा शरीफ, पवित्र स्थान है। वहाँ एक पीर बाबा थे जिन्होंने हमारे लिए सब प्रबंध कर रखा था। क्या थे? पीर बाबा थे जिन्होंने सब प्रबंध किया हुआ था। मार्ग पहाड़ी होने के कारण हम बहुत क्लांत हो गए थे। क्या हो गए थे? बहुत क्लांत हो गए थे, मतलब बहुत थक गए थे। वह रात हमने पीर बाबा की मस्जिद में ही व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल यानी कि सुबह जब हम उठे तो क्लांति दूर नहीं हुई थी, मतलब कि थकान दूर नहीं हुई थी, इतना थक गए थे चल चल के, किंतु वहां से चलना आवश्यक था। चलना तो आवश्यक था ही, जरूरी था, पर थकान ऐसी की वैसी थी। जल पान करके हमने यात्रा प्रारंभ की। कुछ खा पी के उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी। फिर से जो मनुष्य हमारी सुरक्षा के लिए गढ़ी से आए थे लौट गए और 3 नए व्यक्ति बंदूकें लेकर पहले दिन साथ चले। मतलब जो आए थे फिर से वो चले गए, फिर 3 व्यक्ति फिर आए बंदूक लेकर। पथ जो था, मतलब जो रास्ता था, वो बहुत दुरूह था, बहुत कठिन था, इसलिए उस दिन कम मंजिल तय हुई। बहुत कठिन था, बहुत कम चले। मतलब रात को 7 बजे लालपुरा पहुंचे। कहां पे पहुंचे? लालपुरा। वहां पहले से ही प्रबंध पक्का था। रात बड़ी सुविधा से कटी। रात बड़ी ही सुविधा से कटी, सिक्योरिटी में कटी। हम इतने थके हुए थे कि लेटते ही नींद आ गई। जब हम थक जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है? हमें नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। कहते हैं ना कि मेहनत करो, नींद अच्छी आएगी। लालपुरा एक छोटा सा गांव है। वहां काबुल नदी बहती है। लालपुरा में काबुल नदी बहती है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रबंध किया था वह वहां का एक बड़ा खान था। अफगान सरकार में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लालपुरा में तो जैसे उसका अपना शासन तल में बड़ा खान था। वो लालपुरा में ऐसा था उसका कि बड़ा उसी का शासन चलता हो। जैसे चलते समय उसने हमें एक रुक्का यानी कि हाथ से लिखा संदेश, खत दिया और कहा कि यदि मार्ग में कोई तंग करे तो उसे यह रुक्का दिखा देना। अगर तुम्हें कोई तंग करे मार्ग में तो उसे जो लिखा है मैंने वो दिखा देना। इस रुक्के को दिखा देने पर पूरे अफगानिस्तान में कोई कष्ट नहीं हो सकता। सोचो उन्होंने क्या लिखा होगा कि उन्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता था। रुक्का फारसी में था और उसमें लिखा था कि जियाउद्दीन और रहमत खां स्वतंत्र कबीले के निवासी हैं, मैं इन्हें भली भांति जानता हूं। फारसी में लिखा हुआ था, इसलिए अफगानिस्तान वाले उन्हें फिर परेशान नहीं कर सकते थे। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस कहां जाना चाहते थे? मास्को। कॉर्पोरेशन भूमि का क्या था? झगड़ा था। कोलकाता से स्टेशन की दूरी कितनी थी बच्चों? 40 मील की। पेशावर से कौन से दर्जे का टिकट लिया था? दूसरे दर्जे का। सुभाष चंद्र बोस ने फौजी सरदार को अपना क्या नाम बताया था? जियाउद्दीन, क्योंकि वो मौलवी की वेशभूषा में थे। सुभाष चंद्र बोस पेशावर कब पहुंचे थे? 17 जनवरी की रात। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान। निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरिए। रात की यात्रा सकुशल बीती। सकुशल। दूसरे दिन उस डिब्बे में एक फौजी सिख आया। फौजी सिख आया। मार्ग में जब कोई बड़ा स्टेशन आता तो पढ़ने का बहाना करके मैं अखबार मुंह के सामने रख लेता ताकि मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। इसलिए मित्र को काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। काबुल। लालपुरा छोटा सा क्या था? एक गांव है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए, सुभाष चंद्र ने मकान से निकलना बंद कर दिया था। बिल्कुल सही। भोजन देने वाला कमरे में आकर भोजन रखकर चला जाता था। नहीं, बाहर भोजन कमरे के बाहर रखता था, वो भी मेज पर। पेशावर में सुभाष चंद्र बोस को 2 दिन ठहरना पड़ा। बिल्कुल सही।
लालपुरा में काबुल नदी बहती है, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र के पेशावर में होने की खबर फैल गई थी, नहीं, कानो कान किसी को खबर नहीं थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसने किससे कहा। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे। मेरा नाम जियाउद्दीन है, लखनऊ का निवासी हूं। किसने कहा था बच्चों? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष बोस ने जी ने कहा था। किससे कहा था? सिख, फौजी सिख से, फौजी सिख से। यदि मार्ग में कोई तंग करे तो यह रुखा दिखा देना। यदि मार्ग में कोई तंग करे तो ये रुखा दिखा देना किसने कहा था? एक व्यक्ति ने बोला था। एक व्यक्ति ने बोला था। और किससे बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित मिलान। स्तंभ आ में दिए गए शब्दों का स्तंभ बा में दिए गए शब्द से उचित मिलान करिए। उचित मिलान मतलब बच्चों सही मिलान कीजिए। चलिए, मौलवी होता है बच्चे मुस्लिमों का धार्मिक मुखिया, ठीक है। रुखा मतलब होता है बच्चों हाथ से लिखा हुआ संदेश, जैसे खत। प्रतिष्ठा मतलब होता है बच्चों सम्मान। एकांकी का अर्थ होता है अकेला। और स्वीकृति होती है इजाजत, कि हमें स्वीकृति मिल गई, यानी कि इजाजत मिल गई। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।